ऑस्ट्रेलिया के गोबी डेजर्ट में होती है, जहां एक ऑयल ड्रिलिंग कंपनी ने अमेरिकी कामगारों के एक समूह को काम पर रखा है। उन्हें अपना प्रोजेक्ट शुरू किए महीने हो चुके हैं और इसमें लाखों डॉलर लगाए जा चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई तेल नहीं मिला, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। इसी कारण कंपनी को प्रोजेक्ट को समय से पहले छोड़ना पड़ा और उसे बंद करना पड़ा। इसके बाद वे फ्रैंक नाम के एक पायलट और उसके अधीनस्थ एजे को रेगिस्तान से कामगारों को वापस लाने के लिए भेजते हैं। उनके पहुंचने पर एकमात्र महिला स्टाफ सदस्य केली हेड ऑफिस के अचानक आए आदेश पर गुस्से में होती। वो विरोध करने लगती है, लेकिन उसका बॉस इयान उसे शांत करता है और सहयोग करने के लिए कहता है। इसके बाद फ्रैंक स्टाफ को अपने सामान पैक करने और बोर्डिंग के लिए तैयार होने का निर्देश देता है। वो घोषणा करता है कि विमान बीजिंग जाएगा और वहां से वे घर जाने के लिए दूसरी फ्लाइट लेंगे। जैसे ही कार्गो और क्रू को लोड किया जाता है, एलियट नाम का एक अनजान आदमी आता है और पूछता है कि क्या वो उनके साथ जा सकता है। पता चलता है कि ये आदमी दुनिया भर में घूम रहा था और कुछ दिन पहले ही रेगिस्तान में पहुंचा है। फ्रैंक और उसका अधीनस्थ थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन जब वो लगातार जिद करता है तो वे उसे बोर्ड करने की अनुमति दे देते हैं। अगले दृश्य में उड़ान भरती है, लेकिन जल्द ही समस्या शुरू हो जाती है जब रेगिस्तान के ऊपर उड़ते समय एक विशाल रेत का तूफान आ जाता है। विमान जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे स्थिर रहना असंभव हो जाता है। फ्रैंक पूरी कोशिश करता है कि उसे सुरक्षित दिशा में मोड़ सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ ही पलों बाद विमान का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है, जिससे पीछे का दरवाजा खुल जाता है। इससे सामान बेकाबू होकर बाहर उड़ने लगता है और एक कामगार भी गिरकर मर जाता है। कोई दूसरा विकल्प न होने पर फ्रैंक रेगिस्तान के बीचों बीच इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला करता है। जब वे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंदर 2 और कामगारों की मौत हो चुकी है। विमान लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका है, लेकिन शुक्र है कि कुछ उपकरण और ईंधन अब भी सुरक्षित हैं। जब तूफान आखिरकार शांत हो जाता है तो समूह मलबे से बाहर निकलता है। वे ये जानकर डर जाते हैं कि वे बिल्कुल सुनसान जगह के बीच फंस गए हैं। फिर वे अपनी बची हुई चीज़ों की जांच करते हैं और हिसाब लगाते हैं कि उनके पास सिर्फ 30 दिनों के लिए ही पानी और खाना है। जैसे जैसे घबराहट बढ़ने लगती है, जेरेमी नाम का एक आदमी सुझाव देता है कि वे मदद ढूंढने के लिए विशाल रेगिस्तान को पैदल पार करें, लेकिन दूसरा आदमी रैडी असहमत होता है और कहता है कि उन्हें अपनी सही लोकेशन ही नहीं पता, क्योंकि वे चुंबकीय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हुए हैं, इसलिए कंपस में भी गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा ये जुलाई का महीना है, जिसे रेगिस्तान का सबसे गर्म समय माना जाता है। कुछ चर्चा के बाद समूह फैसला करता है कि फिलहाल मदद का इंतजार किया जाए और कुछ भी ना किया जाए। वे रात का खाना खाते हैं और फिर हवाई जहाज के अंदर सो जाते हैं। आधी रात के आसपास सबसे कम उम्र का कामगार रेगिस्तान में पेशाब करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वापस आते समय उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। अब वो लड़का खो जाता है क्योंकि घने रेत के तूफान की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो अपने साथियों को पुकारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। अगली सुबह समूह को पता चलता है कि वो लड़का गायब है। इससे सब चिंतित हो जाते हैं, खासकर उसका सबसे अच्छा दोस्त एलेक्स। लेकिन मौसम अभी भी बहुत खतरनाक होने की वजह से वे उसे ढूंढने नहीं जाते। बाद में केली की फ्रैंक से निजी बातचीत होती है। वहां वो उनसे उनके जीवित बचने की संभावनाओं के बारे में पूछती है। कप्तान साफ साफ जवाब देता है कि उन्हें बचाए जाने का कोई तरीका नहीं है। उसका मानना है कि रेगिस्तान इतना विशाल है कि किसी की नज़र उन पर पड़ेगी ही नहीं। कुछ घंटों बाद बाकी समूह को भी एहसास हो जाता है कि कोई मदद नहीं आएगी और वे यहीं मर जाएंगे। लेकिन इयन को अब भी भरोसा है कि कोई उसे लेने ज़रूर आएगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बीच एलेक्स और जेरेमी तय करते हैं कि वे बस बैठकर इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए वे 1 गैलन पानी लेकर निकलने की कोशिश करते हैं। फ्रैंक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो जाता है। इस धक्का मुक्की में वे गलती से पानी का गैलन गिरा देते हैं, जिससे उनका बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। उसी समय अजनबी एलियट आखिरकार बोलता है। वो सुझाव देता है कि मलबे से इस्तेमाल लायक हिस्से इकट्ठा करके एक और काम करने वाला विमान बनाया जाए। वो दावा करता है कि वो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है और अपनी योजना को लेकर बहुत आत्मविश्वासी दिखता है। इससे बाकी समूह उत्साहित हो जाता है और वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस विचार का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति फ्रैंक होता है, इसलिए वो इसमें हिस्सा लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि बचाए जाने की उनकी सबसे अच्छी उम्मीद इंतजार करना है और वो अपने सीमित पानी और ऊर्जा को किसी बेकार कोशिश में खर्च नहीं करना चाहता। अगली सुबह समूह जागता है और पाता है कि उनका एक कामगार लिडल गायब हो गया है। केली चिंतित हो जाती है और उसे ढूंढने जाने का फैसला करती है, लेकिन फ्रैंक उसे रोक देता है और उसकी जगह खुद जाने की पेशकश करता है। कुछ दूर चलने के बाद फ्रैंक को एक कामगार की लाश मिलती है, जो विमान के पहली बार टूटने पर गिर गया था। शरीर टुकड़ों में बिखरा हुआ है और उसके आसपास कई गोलियां पड़ी हुई हैं। फ्रैंक निष्कर्ष निकालता है कि उस शव को निशानेबाजी के अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि इलाके में खतरनाक डाकू मौजूद हो सकते हैं। उसी समय लिडल अचानक कहीं से आ जाता है।
फ्रैंक उससे वापस आने के लिए कहता है, लेकिन लिटिल मना कर देता है और पूछता है कि वो विमान को दोबारा बनाने के खिलाफ क्यों है। फ्रैंक जवाब देता है कि झूठी उम्मीद से चिपके रहने का कोई मतलब नहीं है। उसका मानना है कि उन्हें अपने संसाधनों को बचाकर रखना चाहिए, किसी प्रयोग पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन लिटिल कहता है कि लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज है एक दूसरे से प्यार करना। अगर ये संभव नहीं है तो कम से कम उनके पास उम्मीद होनी चाहिए, और अगर उम्मीद भी नहीं है तो कम से कम उन्हें कुछ करने के लिए दिया जाना चाहिए। ये सुनने के बाद फ्रैंक आखिरकार विमान बनाने के लिए तैयार हो जाता है और लिटिल से उसके साथ चलने को कहता है। कुछ समय बाद फ्रैंक और लिटिल क्रैश साइट पर पहुंचते हैं और फ्रैंक घोषणा करता है कि उसने अपना फैसला बदल लिया है। इससे समूह बहुत उत्साहित हो जाता है और वे एलियट के निर्देशों के अनुसार विमान पर काम शुरू कर देते हैं। क्योंकि दिन के समय असहनीय गर्मी होती है, वे रात के घंटों में काम करते हैं। वे अपने विमान का नाम भी पौराणिक पक्षी फीनिक्स के नाम पर रखने का फैसला करते हैं। आने वाले दिनों में टीम सावधानी से अपने पानी और खाने की आपूर्ति को संभालते हुए विमान को जोड़ती है। वे शुरुआत में विमान को खोलकर इस्तेमाल लायक हिस्से निकालते हैं, फिर पंख जोड़ने और पूरी असेंबली करने की ओर बढ़ते हैं। इकट्ठा किए गए कबाड़ के सामान का उपयोग करके वे धीरे धीरे उन्हें विमान की संरचना का रूप देते हैं। कुछ दिनों बाद हालात अचानक बदल जाते हैं जब एक चिंगारी ईंधन से भरे एक ड्रम को जला देती है। इससे एक बड़ा विस्फोट होता है और उनका कीमती ईंधन नष्ट हो जाता है। हालांकि उनके पास कुछ ईंधन का भंडार बचा है, लेकिन अब वे जरा सा भी ईंधन बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसके बाद समूह काम को जल्दी पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने का फैसला करता है। एक शाम जब वे काम कर रहे होते हैं, अचानक बारिश शुरू हो जाती है। शुरुआत में ये उन्हें खुशी देती है क्योंकि इसका मतलब है और ताज़ा पानी मिलेगा, लेकिन उनकी बदकिस्मती से थोड़ी ही देर बाद तेज़ तूफान आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए सब भागने लगते हैं, लेकिन एलियट वहीं रुककर विमान पर काम करता रहता है। ये देखकर फ्रैंक तुरंत वापस लौटता है और बिजली से बचाने के लिए एक लाइटनिंग रॉड लगा देता है, जिससे आखिरी पल में एलियट की जान बच जाती है। इसके बाद उसे शक होने लगता है कि क्या एलियट सच में इंजीनियर है, क्योंकि उसे लाइटनिंग रॉड की ज़रूरत तक का पता नहीं था। अगली सुबह एजे सबको इकट्ठा करता है और घोषणा करता है कि कोई उनका पानी चुरा रहा है। वो बताता है कि उसने उनके पानी के इस्तेमाल का ध्यान से हिसाब लगाया है, जो पिछले कुछ दिनों में तेज़ी से कम हो रहा है। सबके हैरान होने पर एलियट आगे आता है और मान लेता है कि वही दोषी है। वो तर्क देता है कि क्योंकि वो अतिरिक्त घंटे काम करता है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। ये सुनकर फ्रैंक उसे बिना अनुमति लिए पानी लेने के लिए डांटता है, लेकिन एलियट बदतमीजी से कहता है कि वही कमांडर है और उसे किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। वो ये भी दावा करता है कि यहाँ वही एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। समूह उसके रूखे व्यवहार से हैरान रह जाता है, लेकिन उनके पास उसे सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। एक दिन समूह पास में डेरा डाले हुए कुछ मंगोल लोगों को देखता है। फ्रैंक को चिंता होती है कि वे डाकू हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोग मदद मांगने के लिए उनके पास जाने का फैसला करते हैं। एजे, एलेक्स और इयन इस काम के लिए आगे आते हैं, जबकि फ्रैंक बंदूक लेकर पीछे छिपा रहता है। इयन, जो स्थानीय भाषा बोल सकता है, उनसे बात करता है और बताता है कि उनका विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसे उम्मीद होती है कि स्थानीय लोग उनके साथ थोड़ा पानी साझा करेंगे। उसी समय एलेक्स मंगोलों में से एक के हाथ में एक घड़ी देखता है जो उसके मृत दोस्त की थी। वो घबरा जाता है और तुरंत अपने साथियों को बताता है, लेकिन मंगोल उसे वहीं गोली मार देता है। ये देखकर फ्रैंक भी तुरंत कार्रवाई करता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। वो हैरानी की बात है कि एक को छोड़कर सभी डाकुओं को मार देता है, जो भागने में सफल हो जाता है। इसके बाद वे एलेक्स को कैंप में वापस लाते हैं और उसके घाव का इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और बेचारा अपनी चोटों के कारण मर जाता है। अगली सुबह जब कैली रेगिस्तान में घूम रही होती है तो उसे एक घायल डाकू मिलता है। वो उससे मदद की गुहार लगाता है, जिससे वो गहरे द्वंद्व में पड़ जाती है। आखिरकार वो उसे कैंप में ले आती है और उसका भाग्य अपने समूह के हाथों में छोड़ देती है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए उसे मार देना चाहिए, जबकि दूसरे सुझाव देते हैं कि उन्हें उसे जिंदा रखना चाहिए ताकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल सके। लेकिन इससे पहले कि वे किसी नतीजे पर पहुंच पाते, एलियट अचानक उस डाकू को गोली मारकर हत्या कर देता है। इससे फ्रैंक गुस्से से भर जाता है और उसके घमंडी व्यवहार के लिए उसे बुरी तरह डांटता है, लेकिन एलियट भी पीछे नहीं हटता और हर चीज के लिए उसी को दोषी ठहराता है। वो दावा करता है कि पायलट के लगातार गलत फैसलों की वजह से ही वे इस जगह फंसे हैं। ये सुनकर फ्रैंक आखिरकार अपना आपा खो देता है और उस अजनबी आदमी की पिटाई शुरू कर देता है। अगले दृश्य में एलियट विमान के अंदर होता है जब बाकी समूह उसके पास आता है। वो कहता है कि अब वो उन पर भरोसा नहीं कर सकता और काम छोड़ने का फैसला करता है। जब समूह उससे अपना फैसला बदलने की गुहार लगाता है तो वह सबसे माफ़ी मांगने की मांग करता है। वे उसकी बात मान लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं होता। वो फ्रैंक से पूछता है कि यहाँ कमान किसके हाथ में है और वो अनिच्छा से कहता है कि कमान एलियट के पास है। फ्रैंक अपने पिछले व्यवहार के लिए भी माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो अपना नियंत्रण खो बैठा था। इससे आखिरकार एलियट मान जाता है और अपनी नाराज़गी छोड़कर फिर से काम शुरू करने का फैसला करता है।
कुछ दिनों बाद वो घोषणा करता है कि अब विमान पूरी तरह तैयार है। ये सुनकर कामगार बेहद खुश हो जाते हैं और जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगते हैं। इसी बीच फ्रैंक एलियट के बैग से एक नक्शा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उस कंपनी का एक ब्रोशर मिलता है जहां एलियट काम करता है। ये जानकर वो डर जाता है कि एलियट असली विमान इंजीनियर नहीं है, बल्कि केवल एक मॉडल विमान बनाने वाली कंपनी का डिजाइनर है। उनके निर्देशों पर बनाया गया विमान असल में एक विशाल खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद गुस्से से भरा फ्रैंक एलियट का सामना करता है, लेकिन एलियट अब भी आत्मविश्वास से भरा रहता है कि उसका विमान उड़ेगा। वो दावा करता है कि उड़ान के सिद्धांत मॉडल और असली दोनों में एक जैसे होते हैं। इस बीच बाकी लोग घबराने लगते हैं। उन्हें डर होता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इयन इतना गुस्सा हो जाता है कि वो एलियट पर बंदूक तान देता है और उनका समय और संसाधन बर्बाद करने के लिए उसे डांटता है। फ्रैंक उसे ट्रिगर दबाने से रोकने की कोशिश करता है, जबकि एलियट लगातार दावा करता रहता है कि उसका विमान उड़ जाएगा। उसी समय रेत के तूफान से तेज हवा चलती है, जिससे विमान थोड़ा ऊपर उठ जाता है। इससे समूह में उम्मीद जाग जाती है और वे इसे आजमाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब तूफान गुजर जाता है तो वे देखते हैं कि विमान रेत में दब चुका है। कुछ ही पल पहले जो उम्मीद थी वो अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। कामगार पूरी तरह टूटे हुए दिखाई देते हैं और लगता है कि उन्होंने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली है। लेकिन फ्रैंक हार मानने से इनकार कर देता है और उन्हें एक बार फिर पूरी ताकत लगाने के लिए प्रेरित करता है। वो उन्हें उनके परिवारों की याद दिलाता है, जो कई दिनों से उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इससे आखिरकार उनका हौसला बढ़ता है और वे रस्सी की मदद से विमान को बाहर खींचने का फैसला करते हैं। वे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और किसी तरह अपने मिशन में सफल हो जाते हैं। आखिरकार अब फीनिक्स के इंजन को चालू करने का समय आ जाता है और फ्रैंक कॉकपिट की ओर जाता है। उनके पास केवल 5 डेटोनेटर होते हैं, लेकिन 3 इस्तेमाल करने के बाद भी इंजन स्टार्ट नहीं होता। फ्रैंक फिर एक बड़ा जोखिम उठाता है और सिलेंडर साफ करने के लिए एक डेटोनेटर का इस्तेमाल करता है। सौभाग्य से योजना काम कर जाती है और प्रोपेलर घूमने लगते हैं। ये देखकर कामगार खुशी से झूम उठते हैं और पंखों के पास जाकर लेट जाते हैं। दरअसल इस अस्थायी विमान में केवल एक कॉकपिट है और बाकी क्रू सदस्यों को पंखों से जुड़े हैंडल पकड़कर लेटना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वे उड़ान भरने की तैयारी करते हैं, वे देखते हैं कि डाकुओं का एक बड़ा समूह उन पर हमला करने आ रहा है। विमान आगे बढ़ने लगता है, जबकि डाकू उन पर गोली चलाते हुए घोड़ों पर उनका पीछा करते रहते हैं। इस तनावपूर्ण क्षण में फ्रैंक विमान को एक चट्टान से नीचे की ओर उड़ा देता है, जिससे वो गिरने लगता है। लेकिन जल्द ही वो हवा पकड़ लेता है और फिर से ऊपर उठ जाता है। इसके बाद विमान विशाल रेगिस्तान के ऊपर स्थिर रूप से उड़ता हुआ शहर तक पहुंच जाता है। अंतिम दृश्य में फिल्म कई महीनों बाद का समय दिखाती है। एजे और फ्रैंक ने मिलकर अपनी एयरलाइन फीनिक्स एविएशन शुरू कर ली है, जो तुरंत ही बेहद सफल हो जाती है। इयन अब एक पेशेवर गोल्फर बन चुका है, जबकि कैली अब एक समुद्री ऑयल रिग की मैनेजर है।